जी नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर कृष्णकांत चतुर्वेदी 21 जून 2020 को कंकड़ाकृति सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है। यह सूर्य ग्रहण संपूर्ण भारत में दृश्य व मान्य होगा। अब बात तो उसी की होगी जो दृश्य व मान्य हो, तो यह सूर्य ग्रहण दृश्य भी है अर्थात, और इसी कारण यह मान्य भी है। यह हमारे भारत देश के अलावा संपूर्ण एशिया, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया के सहित हिंद महासागर में यह दृश्य होगा। यह जो ग्रहण है यह मिथुन राशि पर घटित हो रहा है और मृगशिरा नक्षत्र के चतुर्थ चरण पर यह ग्रहण होगा। अब यह ग्रहण कब लगेगा, इसका सूतक का काल क्या होगा और इस ग्रहण के क्या क्या प्रभाव किन किन राशियों पर पड़ेंगे और इनकी सावधानियां हमें क्या रखनी है, तो इन्हीं बातों को साझा करने के लिए आप सबके सामने मैं आज प्रस्तुत हुआ हूँ। बात करते हैं कि यह ग्रहण लगता क्यों है। सबसे पहले तो ये जान लें, तो ग्रहण लगता तब है जब हमारा पृथ्वी और सूर्य इन दोनों के मध्य जब चंद्रदेव आ जाते हैं तब ग्रहण की स्थिति, सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। अब वह सूर्य ग्रहण की स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि सूर्य से निकलने वाली जो विकिरण है, जो ऊर्जा है, वह चंद्रमा से छन करके पृथ्वी पर पड़ती है, जिसके कारण कीटाणु, विषाणु और वायरस जैसी प्रदूषित वातावरण या वायु पृथ्वी पर पड़ती है, जो बहुत अच्छा नहीं माना जाता। सभी जीव पर इसका प्रभाव तो जरूर पड़ता है। अब यह ग्रहण जब पड़ेगा उसके ठीक 12 घंटे पहले ही सूतक लग जाता है। आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पूर्व सूतक लगता है, जबकि चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पूर्व सूतक लगता है। इस हिसाब से सूर्य ग्रहण जो लगने जा रहा है वह 21 जून को हमारे रायपुर, छत्तीसगढ़, बिलासपुर के हिसाब से 10:25 पर यह सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। और यह सूर्य ग्रहण 10:25 पे जब लगेगा तो ठीक 12 घंटे पूर्व अर्थात 20 जून को रात्रि 10:25 से यह ग्रहण का सूतक लग जाएगा। सूतक काल में क्या करना है? सूतक काल में यदि आप बालक नहीं हैं, वृद्ध नहीं हैं, रोगी नहीं हैं, तो भोजन का परित्याग कर दीजिए। कहा जाता है कि सूतक काल बहुत अच्छा नहीं होता, अर्थात ग्रहण के समय जो होने वाली जो प्रक्रिया होती है उसके पहले से ही एक विकिरण और एक वायरस सारे पृथ्वी पर प्रसारित होने लगती है, और इसी कारण सूतक काल में लोगों को चाहिए कि भोजन इत्यादि का त्याग कर दें। अब यह ग्रहण कितना प्रभावी होगा और क्यों? अब दूसरी बात, अब हम लोग भौगोलिक घटना तो समझ गए कि यह घटना सूर्य और पृथ्वी के मध्य जब चंद्रदेव आ जाते हैं तब यह घटना घटती है। लेकिन इसका आध्यात्मिक कारण क्या है? क्या हमारे अध्यात्म में भी ऐसी कोई कथा है, कोई बात है जो सूर्य ग्रहण को प्रदर्शित करती हो? तो जी हाँ, आपको ज्ञात होगा समुद्र मंथन की कथा। समुद्र मंथन हुआ और उसमें से 14 रत्न प्राप्त हुए। उन 14 रत्नों में सबसे पहला जो रत्न प्राप्त हुआ वह था विष, और उस विष को, उस जहर को भगवान भोलेनाथ ने पी लिया, और उनके ग्रहण करने से सारा संसार शांत हो गया, और उसी के नाम से भगवान शंकर जो है विषधर कहलाते हैं। अब इसी क्रम में अंत में उसमें से निकला अमृत, और उस अमृत को सभी देवता और सभी दानव हम लेंगे करके आपस में लड़ने लगे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था और सभी देवताओं को एक कगार में बैठा करके उन्हें अमृत का पान करा रहे थे। उसी मध्य राहु नामक दानव जो था वह चंद्रमा और सूर्य के बीच में आकर के बैठ गया, और उसने भी वही अमृत भगवान विष्णु के हाथों से पी लिया। ज्यों ही वह अमृत पिया त्यों ही सूर्य और चंद्र ने कह दिया कि प्रभु यह राहु है, यह राहु है, यह दानव है, और तत्क्षण भगवान श्रीहरि ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु के सिर काट दी। अब चूंकि वह अमृत तो पी चुका था, लेकिन उसके 2 शरीर हो गए। 2 शरीर अर्थात उसका सिर अलग हो गया और धड़ अलग हो गया। जो सिर का भाग है वही राहु है और जो धड़ के भाग है वही केतु है।
और इस प्रकार प्रभु नारायण ने उन्हें वरदान दिया कि तुम अब अमर हो गए। और जब 7 ग्रहों के साथ में 2 ग्रह और जुड़ जाएंगे जिसका नाम होगा राहु और केतु, और यही राहु केतु आज 9 ग्रहों में गिने जाते हैं। लेकिन राहु के मन में यह तो मलाल हो गया था कि मैं सूर्य और चंद्रमा के नाम से मेरा धड़ कटा, मेरा सिर कटा, तो इसलिए समय समय पर वही राहु चंद्रमा को ग्रसित करता है तो चंद्र ग्रहण होता है, और सूर्य को ग्रसित करता है तो सूर्य ग्रहण होता है। अब ये जानते हैं क्या यह सूर्य ग्रहण जो होगा यह बहुत अच्छा नहीं होगा, किन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, हम पृथ्वी पर रहते हैं और समस्त ग्रह जो ब्रह्मांड में हैं उन सभी का प्रभाव हम पर जरूर पड़ता है। अब कैसे? हम यहाँ से प्रत्यक्ष आप देख पाएंगे तो सूर्य हमको एक प्रत्यक्ष देवता, एक प्रत्यक्ष ग्रह आपको दिखाई देते हैं जो ऊर्जा के स्रोत हैं, जो आत्मा के कारक माने गए हैं सूर्य देवता को, और चंद्र देवता मन के कारक हैं। तो ये दोनों जब जब इनमें ग्रहण लगेगी तब तब हमको अच्छा या बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा। देखिए, मेरा मानना है कि कभी भी कोई भी ग्रहण का प्रभाव किसी भी जातक या किसी भी राशि पर अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वायरस का प्रभाव अच्छा मुझे नहीं लगता। मेरे बहुत से ज्योतिष मित्र हैं जो यह भी कहते हैं कि ग्रहण का प्रभाव अच्छा होता है, वो ठीक कहते हैं अपनी जगह, परंतु यह मेरा व्यक्तिगत मेरा विवेचना है, या मैं ऐसा समझता हूं कि यह बहुत अनुकूल नहीं होता। अर्थात इस ग्रहण का साइड इफेक्ट, इस ग्रहण का बुरा प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा। अब यदि देखें किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कैसा रहेगा, तो आइए प्रारंभ करते हैं राशि के अनुसार ग्रहण का फल। राशि फल ग्रहण के अनुसार बताने से पहले मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपका लग्न है, आपके पास कुंडली है, तो कुंडली में प्रथम भाव को आप देखेंगे, और प्रथम भाव को जब आप देखेंगे तो वहाँ लग्न लिखा होगा। और राशि के अलावा यदि आप लग्न से देखें तो वो और ज़्यादा अनुकूल और सत्य घटित होगा। तो प्रारंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि पर, या फिर समझे कि मेष लगन पर, मेष लगन से तीसरे भाव पर यह सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है। अब तीसरा घर काहेगा? पराक्रम का, साहस का, शौर्य का। तो मेष राशि वाले जातक जो होंगे उनके पराक्रम में कहीं ना कहीं कमी दिखाई देगी। यदि वो कहीं पर साहस करने जा रहे हैं, कोई कार्य करने जा रहे हैं, कोई जोखिम भरा कोई कार्य करने जा रहे हैं, तो अभी कुछ समय के लिए रुक जाइए। अब क्यों? क्योंकि यदि ग्रहण का प्रभाव हमारे 3rd हाउस पर है तो हमारे साहस को यह कमजोर करेगा, और यदि हम साहस दिखाएंगे भी तो वहां पर हमको प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरी बात, यदि 9वें भाव पर इसी ग्रहण की प्रभाव भी पड़ेगी मेष राशि के जातकों पर 7वें भाव पर, तो 7वें भाव काहे का होता है? दाम्पत्य जीवन का है। तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में भी बहुत ज्यादा शुभता का प्रभाव नहीं दिखाई देता। आप पति पत्नी के बीच आपसी तनाव या मतभेद हो सकते हैं, और यदि आपके मित्र हैं तो मित्रों से भी परेशानी रहेंगी। क्या सावधानियां रखना है? हम अंतिम में एक सावधानी ही बताएंगे जो या उपाय बताएंगे जो आपको कारगर सिद्ध हो और आपको इस ग्रहण से बचा सके। दूसरी राशि होती है वृषभ राशि। वृषभ राशि को के 2nd हाउस पर यह ग्रहण का प्रभाव पड़ रहा है। 2nd हाउस अर्थात धन, कुटुंब, वाणी। तो आपके जीवन में धन संबंधी कोई परेशानी यह ग्रहण लेकर के आएगा। यदि आप कहीं पर धन का लेन देन करने वाले हैं तो इस समय पर आपको रोक देना चाहिए। कुटुंब में कहीं ना कहीं अशांति का वातावरण बनाएगा, आंतरिक कलह बना सकता है, आपके वाणी असंयमित हो सकते हैं। आप किसी को कहना चाहेंगे कुछ और वह व्यक्ति समझ लेगा कुछ और। तो इसलिए अपनी वाणी पर विशेष संयम रखना चाहिए। अब प्रश्न यहाँ पर यह भी उठता है कि इस ग्रहण का कब तक प्रभाव रहेगा। बहुत से लोगों का कहना है कि यह ग्रहण 6 महीने तक रहता है, और मेरे कई ज्योतिष मित्रों का मानना है कि यह ग्रहण एक सूर्य ग्रहण से अगले सूर्य ग्रहण पर तक इसका प्रभाव रहता है। परंतु मेरा व्यक्तिगत मानना है कि वास्तव में यह अमावस्या के दिन घटित होता है यह सूर्य ग्रहण, तो अगले अमावस्या तक तो इसका प्रभाव निश्चित रूप से देखा जाएगा, अर्थात 1 माह।
तो वृषभ राशि वालों के लिए धन कुटुंब से बहुत अच्छी समाचार या अच्छी बातें यहाँ पर नहीं होंगी। मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि के जातकों के लिए या मिथुन लग्न के जातकों के लिए यह लगन पर ही पड़ रहा है। लगन अर्थात शरीर, सबसे ज़्यादा कष्ट मिथुन राशि वालों पर पड़ने वाला है, क्योंकि लगन पर पड़ेगा। विशेष रूप से मिथुन राशि के जातक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। चोट, एक्सीडेंट इत्यादि की संभावना बन सकती है, अर्थात वहां से बचें। यदि कोई आपको स्वास्थ्य समस्या है तो उसकी बढ़ने की आशंका है। मानसिक अशांति भी हो सकती है, क्योंकि मिथुन राशि पर ही यह ग्रहण घटित हो रहा है। अब यहां से देखा जाए तो सातवीं दृष्टि, तीसरे स्थान से सातवीं दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है। अब नवम भाव को देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत अच्छा प्रभाव तो नहीं देगा ना, यहाँ पर भी हमको भाग्योदय में बाधाएं इत्यादि आ सकती हैं। अगली राशि पर ध्यान दें तो अगली राशि आती कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए यह सूर्य ग्रहण द्वादश भाव पर रहेगा। द्वादश भाव अर्थात खर्च का प्रभाव, हानि का भाव। तो कर्क राशि के जातकों के लिए धन खर्च की अधिकता इस अवधि पर हो सकती है या इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव रहेगा। कहीं पर आप धन इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि धन आपका फंस सकता है। द्वादश भाव एक्टिवेट हो जाएगा और छोटा मोटा हॉस्पिटल संबंधी खर्चा भी करा सकता है। और इस प्रकार से यह एक प्रकार से हानिकारक कहा जाएगा कर्क राशि के जातकों के लिए। अंत में जो उपाय दिया जाएगा वह जरूर करना चाहिए कर्क राशि के जातकों को। अब अगली राशि की बात करें तो सिंह राशि आती है। सिंह राशि की कुंडली में अगर लगन से देखें तो लगन से अपन देखें तो सिंह राशि के लिए यह जो सूर्य ग्रहण है वह एकादश भाव में पड़ने वाला है। अब एकादश भाव का है का लाभ का, तो यहाँ पर चूंकि लाभ से कोई हमारा अभिप्राय यही होगा कि लाभ के मार्ग को अवरोध करना। तो कहीं ना कहीं सिंह राशि के जातक यदि कोई लाभ प्राप्त करने का अवसर आ रहा है तो उसमें अवरोध दिखेगा। एकादश बड़े भाइयों का है तो बड़े भाई से हमको तनाव हो सकता है या बड़े भाइयों को भी यहाँ पर नुकसान होने की संभावना है। अगली जो राशि आती है वह कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए यह सूर्य ग्रहण दसम भाव पर पड़ने जा रहा है। दसम भाव का है का हमारे करियर का, हमारे कर्म का। तो दसम भाव कहीं ना कहीं हमारे कार्य क्षेत्र को प्रभावित करेगा कन्या राशि के जातकों के लिए। अब वो कार्य क्षेत्र कैसा, हम कोई कार्य करने जा रहे हैं तो उस कार्य में अनावश्यक की बाधाएं आ सकती हैं, अनावश्यक की डिले हो सकती हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी देखने को मिला कि दसम भाव का में अगर प्रभाव हो सूर्य ग्रहण का इस राशि पर तो बने बुने काम भी हमारे बिगड़ सकते हैं। अगली राशि की बात करें तो यहाँ पर तुला राशि आती है। तुला राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण नवम भाव पर पड़ता है। अब नवम भाव का है का भाग्य का, पिता का। तो पिता के लिए कैसा होगा, पिता के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। तुला लगन या तुला राशि के जातकों के लिए पिता के स्वास्थ्य में चिंता हो सकती है, पिता को लेकर अशांति मन में हो सकती है। भाग्य हमारा इस समय बहुत ज़्यादा साथ देने वाला नहीं है। तब क्या करें, अपने कर्म के भरोसे रहें, क्योंकि भाग्य तो हमारा साथ नहीं देगा और भाग्य जब साथ न दे तो हमारा कर्म सर्वोपरि हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर तुला राशि के जातकों पर नवम का प्रभाव रहेगा। बात यदि वृश्चिक राशि की करते हैं तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सूर्य ग्रहण अपने राशि से अष्टम भाव पर हो रहा है। अष्टम भाव रोग का, मृत्यु का, कष्ट का, डिप्रेशन का, तनाव का। तो यहाँ पर आपको यह संबंधी बाधाएं रहेंगी। विशेष करके डिप्रेस आप हो सकते हैं, किसी डिप्रेशन में आप चले जा सकते हैं। अनावश्यक का तनाव आ सकता है मन में। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा आपको। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य को लेकर कोई बहुत अच्छी कंडीशन यहाँ पर नहीं बन रही है। अब यदि यह बात करें नौवीं राशि अर्थात धनु राशि की, तो धनु राशि से सातवें घर पर या धनु लगन से सातवें घर पर यह ग्रहण पड़ रहा है। तो अब धनु लगन या राशि के जातक यदि कोई शादी से संबंधित कोई कार्य करने जा रहे हैं या वो शादी के योग्य हैं तो यहाँ पर बाधाएं आ सकती हैं।
हो सके तो शादी के जो रिश्ते हैं अगले 1 महीने तक अनायास प्रयास न करें, क्योंकि वह प्रयास आगे चल के हमको विफलता में दिख सकता है। 7वां घर बिजनेस का होता है। व्यवसायियों के लिए धनु राशि के या धनु लगन के व्यवसायियों के लिए यह ग्रहण बहुत अनुकूल नहीं होगा, क्योंकि 7वां भाव व्यवसाय का भी होता है। आपके पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा नहीं है। यदि कोई आपके पार्टनर हैं तो उनसे आपकी विवाद हो सकती है। अगली राशि आती है मकर राशि। मकर राशि के स्थान से यह सूर्य ग्रहण छठे घर पर पड़ रहा है। छठा घर कैसा? छठा घर रोग का, ऋण का, शत्रु का। तो हो सकता है स्वास्थ्य में नरमा गर्मी तो यह देगा ही, साथ में ऋण, कर्जा इत्यादि बढ़ा सकता है और शत्रु की वृद्धि हो सकती है। अब हमें यह ज्ञात हो गया कि शत्रुओं की वृद्धि हो सकती है, तो हम ऐसा कार्य ही क्यों करें जिससे हमारे शत्रु हावी हों। तो इसलिए शत्रुओं से दूर रहें, अनायास किसी से विरोधाभाव न रखें, तो यह ग्रहण शांतिपूर्वक आप व्यतीत कर पाएंगे। अगली राशि जो पड़ती है वह है मकर राशि। मकर राशि के लिए हमने बताया कि छठे घर पड़ रहा है। अगली जो राशि आएगी वह कुंभ राशि आएगी। कुंभ राशि में अगर हम देख पा रहे हैं, कुंभ राशि से पंचम भाव पर यह सूर्य ग्रहण पड़ेगा। अब पंचम भाव, 5वां घर काहे का होता है? 5वां घर होता है प्रेम का, 5वां घर होता है हमारे संतान का, और 5वां घर ही होता है हमारे शिक्षा का, एजुकेशन का। तो यदि जो विद्यार्थी एजुकेशन शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए कोई बहुत अच्छा समय नहीं कहा जा सकता। उनके शिक्षा में अनावश्यक विलंब हो सकती है। अब यही पंचम भाव का इफेक्ट अगर पड़ रहा है कुंभ राशि के जातकों के लिए, तो कहीं ना कहीं यह बात भी तो सुनिश्चित हो जाती है कि यदि आप किसी से प्रेम कर रहे हैं, प्रेमी हैं, उनको आपस में तनाव की स्थिति बन सकती है। यदि कोई शेयर मार्केट में है, यदि कोई इस धन का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो उन सब के लिए यह सूर्य ग्रहण बहुत अच्छा नहीं होगा। किसके लिए? जो कुंभ राशि के जातक हैं उनके लिए। अगली जो राशि आती है वह है मीन राशि। अब मीन राशि के जातकों के लिए यह सूर्य ग्रहण चतुर्थ भाव पर पड़ रहा है। चतुर्थ भाव कैसा? तो चतुर्थ भाव है हमारी कुंडली में हमारे लगन से घर का, भूमि का, भवन का, वाहन का, और हमारी माता का स्थान भी तो यही होता है। तो मीन राशि के जातकों के लिए यदि कोई भवन निर्माण कराना हो तो उसमें अनावश्यक का विलंब हो सकता है, उसमें बाधाएं आ सकती हैं। मीन राशि के जो जातक हैं इनके लिए चतुर्थ भाव प्रभावित रहेगा, अतः माता के स्वास्थ्य में भी नरमा गर्मी देखी जा सकती है। और इस प्रकार से प्रॉपर्टी संबंधी कार्य में बाधाएं भी रहेंगी, मन एग्रेसिव हो सकता है और तनावग्रस्त हो सकेगा। इस प्रकार से एक 12 राशि का प्रभाव आप सबको बताएं। हो सकता है विवेचना और बहुत बड़ा हो जाए, लेकिन इस छोटे से वीडियो में बहुत ज़्यादा विवेचना कर पाना संभव नहीं है। अब इस ग्रहण का प्रभाव तो हमने जान लिए, अब यह जानते हैं इससे बचने के उपाय। देखिए ग्रहण का इफेक्ट होगा, आपको ज्ञात होगा हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो मनीषी थे हमारे पहले के, वो सब ग्रहण काल में पूजा अर्चना, पूजा पाठ करते थे। सूर्य ग्रहण का जो लगने का समय है वह तो 10:25 पर होगा, और जो सूर्य ग्रहण मोक्ष का समय होगा वह दोपहर 1:51 का। लगभग 3.5 घंटे का यह सूर्य ग्रहण है, और सभी जगह अलग अलग समय पर होगा। हो सकता है आप दिल्ली में हो और यह वीडियो देख रहे हो, तो वहां पर लगभग 10-20 मिनट का फासला हो सकता है। तो यह 10:25 से लेकर के 1:00 अब यह जान लेते हैं कि 21 जून 2020 को पड़ने वाले इस सूर्य ग्रहण का सभी राशियों पर तो क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो जान लिए, लेकिन संपूर्ण देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एक विवेचना का विषय है यह सूर्य ग्रहण। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इस सूर्य ग्रहण का जो कुप्रभाव है यह संपूर्ण देश पर पड़ने ही वाला है, पृथ्वी पर पड़ने ही वाला है। और कैसा पड़ेगा यह? तो एक प्रकार से प्राकृतिक आपदा बढ़ने वाला होगा। कोरोना नामक यह महामारी कम होने के बजाय और अपना पैर फंसा सकती है। साथ में यह भी माना जाएगा कि भ्रष्टाचार जो है वह बढ़ सकती है।
आपसी तनाव भी रहेगा और राजनीतिक पक्ष के दृष्टिकोण से भी इस सूर्य ग्रहण को बहुत अच्छा नहीं माना जा रहा है। तो अब ये तो हो गया कि चलिए भाई इसका प्रभाव क्या है, लेकिन उसके बचने के उपाय भी हमने जान गए। अब आपको ये बता देते हैं कि इस दरमियान हमको क्या करने चाहिए, क्या कौन से उपाय करने चाहिए विशेष तौर पर जो हमको लाभ दें। तो ये मेरा मानना है कि यदि सूर्य ग्रहण काल में आप अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप करें और गुरु दीक्षा यदि आप ले लिए हैं तो गुरु मंत्रों का जाप करें और इस समय पर भगवान सूर्य का ध्यान करें, जप करें, हवन करें, तो इसका प्रभाव कई गुना होगा। यदि आपकी कुंडली में कहीं पर भी सूर्य और केतु का संयोग हो या सूर्य के साथ राहु का संयोग हो तो उस दोनों के संयोग को हम सूर्य ग्रहण की संज्ञा मानते हैं ज्योतिष शास्त्र में। तो सूर्य ग्रहण की शांति के लिए इससे अच्छा समय नहीं हो सकता। अर्थात सूर्य ग्रहण यदि किसी की कुंडली में है तो वो इस दिन उसकी शांति करा सकते हैं, उन ग्रहों से संबंधित मंत्र जाप और अनुष्ठान करके लाभ ले सकते हैं। सभी पर इसके बहुत बुरे प्रभाव नहीं पड़ेंगे यदि सब मिलजुल कर भगवान का ध्यान करें। एक घर में आप एक साथ बैठ सकते हैं और यदि कोई एक से नहीं हो पाता तो सभी मिल करके ध्यान सुमिरन कर लें। अब ग्रहण काल के बाद क्या करें, तो देखिए 1:51 में दोपहर में यह ग्रहण समाप्त होगा। इसके बाद पूरे घर को आप चाहें तो गंगा जल से सिंचित कर दें। गंगा जल में बहुत शुद्धता होती है, बैक्टीरिया को मारने की क्षमता होती है, तो पूरे घर को गंगा जल से छिड़काव करें। और तुलसी पत्र का कि कोई भी चीज़ खाने का यदि घर में है तो तुलसी पत्र का सेवन उसके साथ में करें और जो पहले का बचा हुआ भोजन है उस भोजन का परित्याग कर दें, अर्थात उसे छोड़ दें और नवीन भोजन बना करके फिर ग्रहण करना चाहिए। और इसके बाद जो विशेष ध्यान देने की बात है वह गर्भवती महिलाओं को है। माना जाता है कि यदि ग्रहण काल में गर्भवती महिलाएं इस समय पर यदि अपने संयम नियम नहीं रखती हैं और ग्रहण का प्रभाव यदि उनके गर्भ पर पड़ता है तो वही बच्चा अपंग होता है और किसी न किसी शरीर से वह क्षीण होता है। तो उस टाइम पर गर्भवती महिलाओं को चाहिए कि अपने गर्भ पर, अपने उदर पर गोबर का लेप लगा लें और कुछ तुलसियों के पत्ते वहां पर रख लें ताकि ग्रहण काल की जो रश्मियां हैं, जो बुरे प्रभाव हैं, वो उनके नवीन जो गर्भस्थ शिशु हैं उस पर न पड़ पाए। और इस प्रकार यह सूर्य ग्रहण आप सब के लिए मंगलमय हो और आप सब के लिए प्रसन्नतादायक हो और आप सब मिल करके इस सूर्य ग्रहण से भगवान की कृपा प्राप्ति करें। इसी शुभकामना के साथ आप सबको नमस्कार।